अधिनियम भले ही गिर गया है, लेकिन अधिनियम गिरने के बाद सियासत में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। अधिनियम गिरते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। सत्ता पक्ष अधिनियम गिरने पर अड़ा, जहां विपक्ष को आड़े हाथों ले रहा है, वही विपक्ष इस अधिनियम को महिला दलित विरोधी बता रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम गिरने के बाद पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने देश की महिलाओं से माफी मांगते हुए कहा, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके जैसे विपक्षी दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। ये देश के संविधान के अपराधी हैं। जिन लोगों ने आधी आबादी का अधिकार छीना, उन्हें इस पाप की सजा मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि हम महिला आरक्षण के रास्ते आने वाली हर रुकावट को हटाकर रहेंगे। हमारी हिम्मत अटूट है, बस वक्त का इंतजार है। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं। हमारे पास आगे और मौके आएंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम गिरने पर जहां सत्ता पक्ष में रोष है, तो विपक्ष में अलग ही माहौल है। कांग्रेस ने अधिनियम को गिरना महिलाओं की जीत बताया। आज अपने खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं। जो सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर अब रखेंगे हम, किस तरीके से आज के वो बड़े सवाल ये कि आधी आबादी की लड़ाई, सियासत गरमाई, महिला आरक्षण बिल गिरने की क्या है सच्चाई। सवाल ये कि आधी आबादी के हक पर विपक्ष ने किया प्रहार। सवाल ये भी कि महिला आरक्षण पर घमासान, किसका नफा और किसका नुकसान। एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर विशेषकर देश की माताओं, बहनों और बेटियों से बात करने के लिए आया हूं। आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं, बहनों, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। नारी शक्ति वंदन संशोधन का जिन दलों ने विरोध किया है, उनसे मैं दो टूक कहूंगा। ये लोग नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि 21वीं सदी की नारी देश की हर घटना पर नजर रख रही है। वो उनकी मंशा भांप रही है और सच्चाई भी भली भांति जान चुकी है। इसलिए महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। मुझे व्यक्तिगत तौर पर आशा थी कि कांग्रेस अपनी दशकों पुरानी गलती सुधारेगी। कांग्रेस अपने पापों का प्रायश्चित करेगी, लेकिन कांग्रेस ने इतिहास रचने का, महिलाओं के पक्ष में खड़े होने का अवसर खो दिया। कांग्रेस खुद देश के अधिकांश हिस्सों में अपना वजूद खो चुकी है। कांग्रेस परजीवी की तरह क्षेत्रीय दलों की पीठ पर सवार होकर खुद को जिंदा रखे हुए है। लेकिन कांग्रेस ये भी नहीं चाहती कि क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़े। इसलिए कांग्रेस ने इस संशोधन का विरोध करवाकर अनेक क्षेत्रीय दलों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का राजनीतिक षड्यंत्र किया है। वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत
बहुत बड़ी जीत रही। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। और वो साफ साफ सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर दिख रही थी, आप सबने भी देखा होगा। कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक दलों ने इस बात का उत्सव मनाया कि इस देश के वर्षों से चली आ रही संघर्षशील राजनीतिक महिलाएं, जो मात्र 33% का अधिकार संसद में मांग रही थी, उन महिलाओं को कैसे मर्यादाएं तोड़कर उनके अधिकार से वंचित रखा जाए। सत्ता का संघर्ष, संसद का संघर्ष कैसे जीता जाए, उस जश्न में कांग्रेस और उसके समर्थक दल अपने आप को समर्पित कर रहे थे। देश की महिलाओं ने, कांग्रेस 55 साल तक सत्ता में रही, मेरी देश की माताओं बहनों ने उनको अपना बहुमूल्य वोट दे करके सत्ता में बैठाने का काम किया। आज तक उनके हित में कांग्रेस बताए, राहुल गांधी बताएं, उनके जो जुंडली के सदस्य हैं वो बताएं, जो उनके इर्द गिर्द घूमते हैं इंडी गठबंधन के नाम से, वो भी बताएं कि महिलाओं का आप लोगों ने लंबे समय तक शासन में रहते हुए उनकी मजबूती, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाए हैं, क्या काम किए हैं, ये बताने का काम करना चाहिए। तो देखिए, आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना आपने, उनके अलावा आपने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी सुना, और साथ ही साथ तमाम जो नेताओं की प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर आई है, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, इसको यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अपनी बात रख रहा है। ये जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त ग्राफिक्स, दरअसल ये नतीजा है जो रहा था। 131वां संविधान संशोधन बिल पर जो मतदान था, 298 समर्थन में पड़े थे, लेकिन विरोध में 230 थे, क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए होता है और वो हो नहीं पाया। इसी के चलते नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो लोकसभा में गिर गया, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया कि कांग्रेस महिला आरक्षण के विषय से ही नफरत करती है, हमेशा से महिला आरक्षण रोकने के लिए षड्यंत्र किए हैं। इस विषय में जितनी बार प्रयास हुए, कांग्रेस ने हर बार रोड़े अटकाए। इस बार भी कांग्रेस और उसके साथियों ने इसे रोकने के लिए एक के बाद एक नए झूठ का सहारा लिया है। कभी संख्या को लेकर, कभी किसी और तरीके से कांग्रेस और उसके साथियों ने देश को गुमराह करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं खास चर्चा की, और खास मेहमान जो जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। जहां संदीप हिंदुस्तानी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं, बहुत स्वागत है आपका संदीप जी। अभिता द्विजा है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी है, बहुत स्वागत है आपका अभिता जी। विजय दुबे है, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत है आपका दुबे जी। पूजा गुप्ता है, आप हैं हैप्पीनेस कोच और काउंसलर हैं फरीदाबाद में, बहुत स्वागत है आपका पूजा गुप्ता जी। मैं शुरुआत करूंगी गुप्ता जी आप ही के साथ। देखिए पूजा जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हम सभी समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि ये वक्त की मांग है, जरूरत है हम महिलाओं के लिए, लेकिन ये लोकसभा में इस बार पेश तो हुआ लेकिन पास नहीं हो सका। आप क्या समझती हैं, अगर ये पास होता या भविष्य में होगा तो इससे कितनी भागीदारी बढ़ेगी महिलाओं की? सबसे पहले तो मेरा सबको बहुत विनम्र नमस्कार जी। ये अभी नहीं हुआ तो जरूर होगा, और मुझे यकीन है अपने भारत पर, भारत की नारी शक्ति पर भी और सब शक्तियों पर। ये नहीं है, देखिए जैसे एक फैमिली में आदमी और औरत, मैन विमेन, मदर फादर, सबकी जरूरत होती है, भाई बहन की जरूरत होती है, वैसे ही हर जगह आदमी औरत इकट्ठे होने बहुत जरूरी है। मुझे तो लगता है, मैं बहुत फ्रैंकली बोलूंगी क्योंकि मैं हैप्पीनेस कोच एंड काउंसलर हूँ, मैं निर्भया की मम्मी की काउंसलर भी रह चुकी हूँ, आशा जी की मैं रेप विक्टिम्स का रिहैबिलिटेशन करती हूँ,
डोमेस्टिक केसेस कम से कम मैंने 1500 सुलटाए होंगे, इफ नॉट मोर। किस लिए नहीं दिया गया? कोई डर है? डर है, डर है क्योंकि विमेन आर मोर डिसिप्लिन्ड, मल्टी डिसिप्लिनरी काम करती हैं, मल्टी टैलेंटेड होती हैं, और ये एक नेचुरल यूनिवर्सल फिनोमिना है। इसमें किसी को ना मेन को ना किसी को वो एक इल फीलिंग या लो फीलिंग होनी चाहिए, किसी डर के मारे ही नहीं दिया ना। और ऑपोजिशन में है कौन, ये तो आप क्या मैं कहूं, मैं नहीं बोलना चाहती। ऑपोजिशन की बात की जाए तो फिर वो भूल जाते हैं कि 2/3 तो ऑपोजिशन की मेजोरिटी उन्होंने ही ले रखी है, उनके अपने घर से ही है। तो फिर कैसी बातें कर रहे हैं? ये जरूर हम देख लेना, अभी नहीं तो कल डेफिनेटली होगा। जिस बिगेस्ट डेमोक्रेसी, लॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी है भारत की, आप क्या बात कर रहे हैं? हम लोगों को लगता है विमेन्स डे जो है ना सेलिब्रेट होता है, पता नहीं आप मानेंगे 99% लोगों को यही नहीं पता कि विमेन्स डे सेलिब्रेट क्यों होता है। लोग पार्टियां करते हैं, ये करते हैं, डांस करते हैं। अरे भाई, भारत एक पहला देश था जहां पे विमेन हैड कंप्लीट राइट टू वोट राइट फ्रॉम द बिगनिंग। यूएस जैसा महान देश जिसको कहा जाता है, और मैं मानती भी हूँ इट इज द लैंड ऑफ एबंडेंस, मैं पूरा वर्ल्ड घूमी हुई हूँ, एंटार्क्टिका और अफ्रीका को छोड़ के, बट वहां पे women did not have the right to vote, whereas India always had it, because we were always a land where men also respected women. I'll be very honest, men and women went hand in hand together for the growth of the country, for the growth of the society, family की growth के लिए, सब चीजों के लिए। और आज आदमी ही डर रहा है, ऑपोजिशन डर रही है। और ऑपोजिशन, देखिए ऑपोजिशन ने इसको आने इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्होंने हर चीज में ही रुकावट करनी है। अच्छी ऑपोजिशन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी गवर्निंग गवर्नमेंट को, जो ऑन गोइंग गवर्नमेंट होती है, उनके साथ मिलकर थोड़ा और अच्छा काम करते हैं। दे हैव टू बी क्रिटिकल, बट क्रिटिकल ये नहीं है कि आप उनको मतलब हर चीज खत्म कर दीजिए बिना सोचे समझे, बस ना, उन्होंने बोला हाँ तो वो बोलेंगे ना, उन्होंने बोला सूरज बोलेंगे नहीं चांद। व्हाट इज दिस? आप देश चलाए ना, देश की बात तो ये करते ही नहीं है। देश की ग्रोथ, जैसे घर की ग्रोथ माँ बाप के बिना नहीं है। माँ होती है तो हर दादी घर में बैठी होती है तो हमको पता है ना सब कुछ, ध्यान दे दिया क्या है। women, if they are 48-49% of the country, so we do not have a 33% right also. और मैं तो कहती हूँ सिर्फ राइट की क्यों बात करते हो। मैं अभी एक बहुत अच्छी मीटिंग में गई थी यहाँ पे फरीदाबाद में ही, हमारी सब मेयर मैम, हमारे सीमा त्रिखा जी और सब थे, उन्होंने ही, मैंने तो ये कहा, मैंने कहा हम लोग सिर्फ राइट्स की बात ना करें, हम ड्यूटीज की बात करें। औरत एक ऐसा करिश्मा है कि जो राइट से पहले अपनी ड्यूटी निभाती है। अगर हमने सिविक्स ढंग से पढ़ी हो, समझी हो, तो हम पूरे देशवासी अगर इस चीज को समझ लें कि हम अपने हक से पहले अपनी ड्यूटी निभाना शुरू कर देना, तो ये ऑपोजिशन को तो समझ में आया नहीं। मुझे बहुत आज शर्मकार हो रही हूँ कि हमारे इतने माननीय प्रधानमंत्री जी को, वो हम औरतों से माफी मतलब मांग रहे हैं। मुझे खुद शर्म आ रही है, मुझे लगता है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए इतने एक ऐसे वीर पुत्र से जिन्होंने अपना सब कुछ देश को दे रखा है। और आप ये समझ लीजिए डर है, मेरा तो ये कहना ये डर है, लेकिन हम जरूर इस चीज में भी विजय पाएंगे। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड जिसने सारे फाइनेंशियल सेटबैक्स किया, कोविड किया, सब कुछ इतने बोल्डली फेस किया है, बिकॉज वी आर हिंदुस्तानी, हम भारतीय हैं और हम इस चीज को भी हासिल करके रखेंगे फॉर द ग्रेटनेस ऑफ द कंट्री, ग्रोथ के लिए। आप रेखा गुप्ता जी को देखिए, सुषमा स्वराज जी को देखिए, मतलब उन्होंने जो किया, सुषमा जी ने, मतलब जब वो बोलती थी कुछ, तो मतलब I'm not talking about any particular government or any party or anything. Women are multitasking, they are sensitive and they are sensible. और हमारे यहाँ तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, स्कूल रिजल्ट देख लीजिए, why are girls scoring higher? Why is the passing ratio much more in with the girls? आप खुद सोच के देखिए, why are the maximum educators women? क्योंकि उनमें वो सेंसिटिविटी है, उनमें वो कंपैशन है,
बहुत सारे आज अब तो ये आप देख ही चुके हैं, द बेस्ट शेफ्स इन द वर्ल्ड आर मेन बट द बेस्ट मैनेजर्स इन द वर्ल्ड आर वुमेन। तो मैनेज करने के लिए दीजिए ना, जी। देखिए घर भी और बाहर भी कैसे संभालते आए हैं, तो हम साथ में आपके बहुत साथ मिलकर महत्वपूर्ण देश बातें संभालेंगे। आपकी ओर से कही गई हैं पूजा जी। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को संसद में लाओ, इसकी कोशिशें जो हुई ये नाकाम क्यों रही, ये एक बड़ी बात है। देखिए, मैं आऊंगी हाँ, ये अबिता बहुत जी, बड़ी क्योंकि आप लगातार मुस्कुरा जी, रही जी। थी बात सुनकर पूजा जी की, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले विजय दुबे जी मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, आधी आबादी महिलाएं, आधी आबादी देश में, और वोट बैंक देखिए अच्छा खासा हम रहते हैं अलग अलग दलों के लिए। ऐसा नहीं कि महिलाओं के लिए कोई योजनाएं नहीं चली, लगातार तमाम योजनाएं चली, लेकिन जब बात आती है महिलाओं को संसद तक पहुंचाने की तो कोशिशें तमाम हुई, पार्टियों ने की, लेकिन ये कोशिशें नाकाम क्यों हुई? और खास तौर से अभी जो हुआ लोकसभा में, इसके पीछे की तस्वीर आप कैसे देखेंगे, कैसे समझाएंगे हम सभी को, क्या रहा? जी, तो मेरी आवाज क्लियर है? जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए, वुमेन रिजर्वेशन बिल दरअसल 2023 में लाया गया था। आज कोई नया बिल तो लाया नहीं गया। उसमें अमेंडमेंट करने के लिए सरकार ने 2023 के बिल का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था, और वो संविधान संशोधन नहीं कर सकती, तो उसे नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा पहले, जिससे कि उस बिल में किसी प्रकार का संशोधन किया जा सके। ये एक बड़ी गंभीर बातें हैं जिसको कि टेक्निकली समझना चाहिए। केवल नारा लगा देने से या ये कह देने से कि नहीं दिया गया या नहीं हो रहा है, इसके पीछे की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, जब तक कि आप उससे स्पष्ट नहीं होते तब तक आपको मूल चीजों तक जाने में समस्या आएगी। जब 2023 में तय हो गया था, एक बिल पास कर दिया संसद ने और ये तय कर दिया कि 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो जो 2023 से आज 25 में दोबारा आप एक सत्र लेके आते हैं, और वो 2 दिन का विशेष सत्र होता है जिसमें यही होता है कि हमें वुमेन रिजर्वेशन देना है। लेकिन मेरा सवाल एक अवश्य रहेगा, हर राजनीतिक दल को यह पता था कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट में, और चूंकि आप संविधान संशोधन करने जा रहे थे, परिसीमन पे अपनी संशोधन करने जा रहे थे, जिसके कि रूल्स पहले से संविधान में डिफाइंड है, तो आपने इन चीजों का असेसमेंट तो अवश्य किया होगा कि ये बिल आज की स्थिति में पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो क्या ये माना जाए कि जो भी सत्ताधारी दल है या एनडीए के गठबंधन को ये पता नहीं था कि कितनी स्ट्रेंथ है, या कोई मैजिक हो जाएगा इस बात की आशा थी, या उसके पीछे कोई कैलकुलेशन उनकी अपनी थी? आखिर क्यों गिरा बिल? एक बड़ा सवाल है ना, और इस सवाल का उत्तर तो खोजना होगा। आप किसी खास दल को या किस खास सेक्शन को ये नहीं एड्रेस कर सकते कि साहब आपके कारण कर दिया। अरे भाई, पहले ही आपने इस बात को देखिए, बहुत स्पष्ट गणित है, 543 सीटों में से कितनी सीटें किसके पास हैं ये हर दल को पता है, कौन दल किसके साथ है ये भी पता है। और ये बात कई बार फ्लोर मैनेजमेंट की भी आती है कि जो भी सरकार होती है वो फ्लोर मैनेजमेंट कैसा कर रही है। तो आखिरकार फ्लोर मैनेजमेंट फेल क्यों हुआ, क्यों बिल गिर गया? अगर 2023 में कोई बिल पास हो चुका है तो उसको दोबारा अगर हम स्पेशल सत्र लेके आते हैं, खास सेशन उसके लिए बुलाते हैं, और उस बिल को पास कराने के लिए फ्लोर मैनेजमेंट हम नहीं करेंगे क्या? करेंगे। कारण कि हमारे ऊपर इस बात का भी तो सवाल उठेगा कि ये बिल क्यों गिरा, और क्या ये बिल पास ही नहीं होना था, ये भी पता था क्या? तो आज ये सब बातें क्यों कि भाई वो बिल गिर गया? अरे बिल तो पहले 2023 में पास हो गया था, और पास होने के बाद में उसमें जो नए आधार लिए जा रहे हैं जिसपे कि विपक्षी, देखिए ये भारत जो है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में चलता है, और जो भी इसके स्टेक होल्डर हैं, जिनके पास में कि चाहे उनके पास 10 सीटें भी संसद में हैं तो वो स्टेक होल्डर हैं, चाहे किसी के पास अगर 5 सीटें भी किसी दल के पास में तो वो भी स्टेक होल्डर है। तो जो भी स्टेक होल्डर इसके थे, क्या उन्होंने इस बात को तय नहीं किया था कि साहब ये बिल जो है वो भारतीय समाज, भारतीय हमारी मूल के लिए आवश्यक है, हमारे डेवलपमेंट के लिए जरूरी होगा, तो क्यों नहीं वुमेन रिजर्वेशन दिया जाए? आखिर विरोध क्यों किया गया? और विरोध अगर हुआ था तो क्या वो जो भी विरोध के लिए जो सवाल उठाए गए, जो मुद्दे उठाए गए, क्या उसका समाधान हमारे पास नहीं था? या हमने उन लोगों को कॉन्फिडेंस में ही नहीं लिया जिनके थ्रू हमने सोचा था कि ये बिल हम पास करा लेंगे? तो बिल गिरने के पीछे की जो राजनीतिक कारण है
उसको निश्चित तौर पे समझना होगा। कारण यह है कि आपने भारत की नारी शक्ति वंदन का जो बात किया है, उस बिल को पहले जब 23 में पास करा लिया था तो 26 में कैसे गिर गया और क्यों गिरा? कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण से कि वो बिल ना पास होने की दोबारा नौबत आ गई? तो ये एक गंभीर सवाल है और राजनीतिक मकसद देखिए हर दल का होगा। जो भी दल आपके देश में अपना संसद में एक हस्तक्षेप रखते हैं, उनकी कुछ संख्या है, कुछ संख्या बल है उनके पास में, तो जब तक आपको 2/3 बहुमत संविधान संशोधन के लिए चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगा तो वो बिल पास नहीं होगा। ये तो सरकार को पता था। तो ये बात क्यों नहीं तय की गई पहले से कि ये बिल जो हम लेके आ रहे हैं ये पास हो जाना चाहिए? और पास होने के लिए, सरकार चलाने के लिए आप सब दलों का समर्थन आपने ले रखा है, वैसे भी कुछ दलों को और आपने समर्थन मांग लिया होता जो आपके साथ खड़े हो जाते, लेकिन वो सहमति नहीं बन पाई शायद। तो ये बिल देखिए, इसमें को केवल देखिए रिजर्वेशन, देखिए एक और बड़ी बात है ये है कि जो भारतीय समाज है उसमें महिलाओं की बहुत अहम भूमिका है। हमारे घर से लेकर के देश को, समाज को मैनेज करने में बहुत बड़ा अहम रोल हमारी माताओं, बहनों, घर के महिला सदस्यों का होता है। और ये हर समाज तय करता है कि उनके यहाँ क्या रोल हमने दे रखा है उनको पता है कि घर जो है हम उनके बगैर नहीं चला सकते। तो हमारा देश कैसे चलेगा अगर घर नहीं चल सकता? तो जो देश है वो कहीं ना कहीं हमारा एक आईना तो दिखाता है ना राजनीतिक तौर पे कि आखिरकार हम अपने सिस्टम को कैसे मैनेज करते हैं। अगर हम अपना घर मैनेज नहीं कर सकते तो हम सिस्टम भी मैनेज नहीं कर सकते। तो अगर घर मैनेज कर सकते सिस्टम क्यों नहीं मैनेज कर सकते, सवाल तो उठेगा। और हम जिस नारी वंदन की बात करते हैं, जिसका कि हमारी पुश्तों ने पूजा की है और माना है, देवी के रूप में पूजा की है, उसको पूज्य माना है, तो भाई वो तो हमारे लिए वंदनीय है ही है। आज से नहीं है, पीढ़ियों से है। हमारी पीढ़ियों ने भी वंदना की है, माँ को माना है और माँ की पूजा करते रहे हैं हम। तो वो तो चीजें स्थापित हैं इस समाज में, इस देश में, उसको पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक डेफिनेशन जरूर बदल सकती है लेकिन हमारे मूल्य नहीं बदल सकते। तो राजनीतिक तौर पे जो चीजें होती हैं उसके परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी बातें आती हैं और वो बातें आपके सामने आज रखी जा रही हैं। तो आप अब तय करेंगे कि आखिरकार आपको किसके साथ खड़ा होना है। और अगर कुल मिलाकर कहने की बात ये है दुबे जी, अगर विपक्ष को किसी क्लॉज पर कोई आपत्ति थी, कुछ था, तो उसको स्टैंडिंग कमेटी तक भेजते, उस पर कमेटी निर्णय करती, मेंबर्स निर्णय करते और भविष्य में उसको फिर से पेश करते, पारित करते। सब हो सकता था लेकिन ये होने नहीं दिया गया। ये बड़ा सवाल है। अबिता द्विवेदी जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, आधी आबादी की चिंता हर किसी को है, हर कोई चाहता है, हर दल चाहता है कि आधी आबादी का लाभ हो, लेकिन ऐसा क्यों कि इस बार विपक्ष पर ये एक बड़ा ठप्पा लग रहा है कि महिला विरोधी है विपक्ष? ऐसा क्यों होने दिया गया? देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को, सभी को, आपको नमस्कार। देखिए, पहली बात तो जो ये बिल आया है संसद में, ये महिला आरक्षण बिल ही नहीं था, सबसे पहली बात। और जो महिला आरक्षण बिल आया था 2023 में, वो 452 वोटिंग से पारित किया था, सर्व सहमति से। अपोजिशन ने, विपक्ष ने भी उसमें हामी भरी थी और वो पास हुआ था। इस बार ये बिल पास नहीं हुआ था, उसके कारण मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात तो ये मैं बार बार कहूंगी कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं था, ये परिसीमन और डिलिमिटेशन बिल था। डिलिमिटेशन के तहत सीटें बदलने का खेल था। अब आप देखिए क्या इस बिल में सबसे बड़ी मुख्य जो कारण थे जिसके कारण हम सबने इसका विरोध किया। सबसे पहले तो ये फेडरल स्ट्रक्चर को बदलने का एक तरीका था, संघीय ढांचा। जिस देश में संघीय ढांचा को बदलने की और तोड़ने की कोशिश की जाती है वो असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और दूसरी बात, अमित शाह जी ने ये कहा इस बिल के तहत कि 50% सीटें बढ़ेंगी। आप कौन हो तय करने वाले? डिलिमिटेशन कमीशन बनता, डिलिमिटेशन कमीशन पॉपुलेशन काउंटिंग होती, उसके तहत डिलिमिटेशन का काम था कि वो सीटें बताता कितनी बढ़ती। अमित शाह जी कौन होते हैं? आप ये देखेंगे चुनाव आयोग क्या बोलेगा, ये अमित शाह जी बताते हैं। डिलिमिटेशन आयोग क्या बोलेगा, ये भी अमित शाह जी बताते हैं। वो अबिता जी इसलिए बताते हैं। एक मिनट, मेरी बात पूरी कर लेनी चाहिए, फिर मैं आपके साथ नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गृह मंत्री के पास कई सारे महत्वपूर्ण जिम्मा होता है। जो बातें आप बोल रही है ना, ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है सब कुछ। अनुरोध है मैं आपसे कि आप मेरी बात, हाँ, हाई कोर्ट का फैसला आता भी नहीं है, उससे पहले ही अमित शाह जी बताते हैं
कि कैसे क्या फैसला आएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जानने की कोशिश है कि क्या खेला रचा जा रहा था। देखिए महिलाओं का इस्तेमाल हो रहा था, उनको कोई सीटें नहीं दी जा रही थी, उनको अगर सीटें देनी थी तो 543 के तहत ही दे देते। पूरे अपोजिशन ने ये बात कही है, जब 2023 में अपोजिशन ने इस बिल को सर्वसहमति से पास किया, तो आज क्यों नहीं, आज भी वो करते। और उन्होंने ये संसद में कहा कि 334 ए में संशोधन कीजिए, दो जो आपने लिमिटेशन लगा रहे हैं उन्हें हटाइए और आज के आज तत्काल प्रभाव से आप महिलाओं को आरक्षण दीजिए। पर इसके उनको ये आरक्षण कर देना ही नहीं था, अगर ये खेला रचा जा रहा है कि सत्ता। और दूसरी बात, यहाँ पे पूजा जी एक बात कह रही थी, इन्होंने तो क्या कहा, इन्होंने विपक्ष को आदमी बना दिया और सत्ता को औरत बना दिया। ये क्या मतलब, इसका ही पहले तो अपना होमवर्क करके आए हैं, आप क्या बोल रही हैं क्या नहीं बोल रही हैं, चाटुकारिता करने यहाँ पर आ जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इस देश में आज जो है वो चाटुकारिता का दिवस हो गया है। सारे मीडिया, सारे बीजेपी प्रवक्ता वो बिना पढ़े लिखे आकर के यहाँ मूर्खों की तरह बात करने लगता है। अमिता जी प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप जो भी बोल रही हैं सम्मानजनक शब्दों का प्लीज इस्तेमाल करें। आप सबके लिए जितनी सम्मानजनक आप हमारे लिए हैं उतनी पूजा गुप्ता भी हमारे लिए है। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। नहीं, अच्छा फिर दूसरा एक और चीज कि 2001 में अरुण जेटली जी जो बीजेपी के ही मंत्री रहे हैं और प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2026 तक डिलिमिटेशन को फ्रीज करने को कहा था। जनसंख्या जब तक स्थिर नहीं हो जाती तब तक, और ये अनुमान था कि 2026 तक स्थिर हो जाएगा, उसके बाद डिलिमिटेशन करें। अरे आप विपक्ष की बात करें, आप अपने खुद के पढ़े लिखे नेताओं की बात नहीं मान रहे हो। तो ये जो सारा खेला रचा जा रहा था ये क्यों हुआ, क्योंकि जो 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, इन्हें इतनी बड़ी हैरानी हुई, इन्हें लगा 400 पार वोटें होंगी, तो इनका ये सारा खेला बिगड़ गया। फिर इन्होंने चुनाव आयोग में जो बदलाव किया था, उस जो 2023 में संशोधन लेकर आए थे, उसके तहत इन्होंने पूरे देश में SIR करा, जिसके तहत आम लोगों की वोटें काटी और इन्हें लगा कि ये खेला भी नहीं पकड़ा जाएगा, पर ये खेला भी पकड़ा गया इनका। तो आज जनता जागरूक है, विपक्ष जागरूक है, तो उसके तहत आज इन्हें ये लगा कि आगामी जो 2000 ये जो आज इन्होंने बिल लेकर आए थे महिला आरक्षण के नाम पर, ये 2029 के चुनाव की तैयारी थी, ताकि ये संघीय ढांचा को बदले, ये संघीय ढांचा को सीटों की हेर फेर करके फिर दोबारा से बीजेपी को सत्ता में लाए। ये लोकतंत्र को लाने की बात नहीं कर रहे थे, ये अमित शाह जी अपने आप को, अपने वर्चस्व को स्थापित करने की बात कर रहे थे। ये लोकतंत्र है, बीजेपी क्यों मानती है? किसी के ठीक है पिताजी, सेंगोल से स्थापित किए हुए मोनार्की नहीं है, यहाँ पर आकर के आप मोनार्की स्थापित करना चाहते हो। ठीक है पिताजी, आपकी बात आ गई है, राजा की कुर्सी स्थापित नहीं होगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर आकर के आप कुछ अच्छी बातें करो। और इन्होंने ये कहा मुख्यमंत्री, देखिए रेखा गुप्ता जी जो ये कहती है कि हमारा मंत्री पहाड़ के पास जाके कहता है कि तुझे यहाँ से जाना लगता है पिताजी आप बहुत कुछ, ठीक है मैं वापस मौका दूंगी मैं आपको, क्योंकि अन्य मेहमान भी हैं और खास तौर से बीजेपी के स्पोक्स पर्सन का अभी ओपनिंग रिमार्क ही नहीं आया। मैं आ रही हूँ अभी पिताजी, दोबारा से आ रही हूँ आपके पास। संदीप हिंदुस्तानी जी, देखिए आपने सभी मेहमानों को सुना आराम से, लेकिन जो एक आरोप लग रहा है बीजेपी पर, खासतौर से ये कि बीजेपी जो है वो आधी आबादी के हक को लेकर सीरियस नहीं है, इसमें एक अपना फायदा ढूंढ रही है। लेकिन दूसरी ओर क्या आप मानते हैं कि आधी आबादी के हक पर विपक्ष ने प्रहार भी किया? जी नमस्कार साक्षी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप जी? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए जी। देखिए भारत एक बहुत ही पुरानी सभ्यता है, बहुत ही पुरानी संस्कृति है, और हमारे यहाँ तो मानते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। हमारे यहाँ पे ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, धन वैभव की देवी माँ लक्ष्मी, शक्ति की देवी माँ भवानी। जहां पे हमारे बच्चों को माँ जीजाबाई और रानी लक्ष्मीबाई की कहानियां पढ़ाई जाती हैं, उनको कहानियां सुनाई जाती हैं। युद्ध के मैदान में जब हमारा सैनिक जाता है तो जय माँ भवानी के जयघोष के साथ उस शत्रुओं का, दुश्मनों का संहार करता है। इस सारे परिवेश में जब भारतीय लोकतंत्र में नारी को एक नीति निर्धारक बनाने की बात हुई, भारत के जो लोकतंत्र है उसके मंदिर में
जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम में कुछ चीजें संशोधित करके उसको पेश किया गया और जब वो बिल लोकसभा में गिरा तो किस प्रकार से विपक्ष की पार्टियों ने खुशी मनाई, सेलिब्रेशन मनाया, तो उससे उनके सेलिब्रेशन से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इन लोगों ने नारी शक्ति का अपमान किया है। इन्होंने देश की माताओं बहनों का तिरस्कार किया है। इन्होंने देश की माताओं बहनों के सपनों को चकनाचूर किया है और इसका जवाब देश की माताएं बहनें वक्त आने पर जरूर देंगी। मैं बात करना चाहूंगा, हमारे जो साथी एक पत्रकार हैं, उन्होंने दलों की बात की। मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये जब बिल लेके आया गया तो दलों को देख के नहीं लेके आया गया। यहां पे दल से पहले देश होता है और देश में नारी शक्ति की सहभागिता की बात थी, उसको 33% रिजर्वेशन देने की बात थी। तो कोई भी पार्टी हो, उसका ही नैतिक कर्तव्य बनता था कि वो इसमें बेझिझक अपने दलगत राजनीति को छोड़ के देश हित में इस बिल के समर्थन में उसको आना चाहिए था। हमारी आम आदमी पार्टी की बहन है, इनकी मजबूरियां हैं, इनको बोलना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपक्ष ने सदा ही हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश की है। कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी उत्तर दक्षिण के नाम पे, कभी पूर्व पश्चिम के नाम पे, कभी अगड़े पिछड़े के नाम पे, कभी दलित आदिवासी के नाम पे। अब इसमें बात कर रहे हैं कि साउथ के साथ अन्याय हो रहा है। मैं साक्षी जी आपको डेटा के हिसाब से बता रहा हूं, जिस तमिलनाडु में डीएमके पार्टी ने इस बिल का विरोध किया है, वहां के आंकड़े मैं आपको बताना चाहता हूं। तमिलनाडु की जनसंख्या कितनी है? 7.5 करोड़ जनसंख्या है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 234 प्लस सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 39 सीटें हैं। 39 सीटें हैं 7.5 करोड़ की जनसंख्या में। हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 25 करोड़ जनसंख्या है। 25 करोड़ की जनसंख्या में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403। और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80। आप बताइए मेरे को, या विपक्ष का कोई भी साथी बताए कि एक स्टेट जिसकी जनसंख्या 25 करोड़ है और लोकसभा की सीटें 80 हैं, और एक स्टेट जिसकी जनसंख्या 7.5 करोड़ है और लोकसभा की सीटें 40 है। ये कौन सा न्याय है? ये किस प्रकार की उत्तर दक्षिण को बांटने की बातें कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि किसी का भी हक छीना नहीं जाएगा, किसी के हक को बढ़ाया जाएगा, जिसको जितना हक मिलना है उसको उतना ही हक दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल देश की जनता को, माताओं बहनों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं हरियाणा से एक तुलनात्मक अध्ययन करता हूं आपका। हरियाणा की जनसंख्या 2 करोड़ 90 लाख। हरियाणा की सीटें कितनी है? लोकसभा की 10 है। आप तमिलनाडु से कंपैरिजन कीजिए, 4 गुना सीटें हैं, जनसंख्या 3 गुना भी नहीं है पूरी की पूरी। तो आप बताइए कि डीलिमिटेशन में भी कौन सी ये बातें बोल रहे हैं कि जो हमने साउथ के साथ गलत कर दिया, नॉर्थ के साथ गलत कर दिया, उत्तर के साथ गलत कर दिया, पश्चिम के साथ गलत कर दिया। ये इस प्रकार की बातें करके बच नहीं सकते। देश की नारी शक्ति आने वाले समय में आपने देखा होगा, पूरे देश में अलग अलग जगह आंदोलन हो रहे हैं। महिला शक्ति में आक्रोश है, उसका अपमान हुआ है, उसका तिरस्कार हुआ है, और वो इसका बदला लेके रहेगी। कांग्रेस को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब कांग्रेस पार्टी इस चीज से बिल्कुल भी बच नहीं सकती है। कांग्रेस के पास एक मौका था, एक अवसर था, पिछले 60 साल की गलतियों को मरहम लगाने का एक अवसर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी को दिया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, टीएमसी पार्टी ने, डीएमके ने ये मौका गवा दिया, और इसका खामियाजा आप आने वाले समय में देखेंगे, उनको भुगतना पड़ेगा। जनता, भारत की माताएं बहनें, हर माताएं बहनें तैयार बैठी है इस विपक्ष को जवाब देने के लिए, और आने वाले समय में आपको देखने को भी मिलेगा। अभी कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, वो उलूल जुलूल तरीके के आरोप लगाने उन्होंने शुरू कर दिए। अभी कुछ बातें साथी ने भी बताई, उसका एक मैंने जवाब दे दिया। पहले के बिल में क्या था? पहले के बिल में ये था कि भाई 2035 में हम ये करेंगे। अभी अगर हमने बात कर दी 2029 में करेंगे,
तो इनको तो खुशी मनानी चाहिए, इनको सेलिब्रेशन करना चाहिए, इनको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन धन्यवाद करने की बजाय इन्होंने उस बिल को गिराने का काम किया है। तो अच्छा, एक सवाल विपक्ष जरूर उठा रहा है कि अच्छे तरीके से अगर परिसीमन होता है तो जो साउथ के स्टेट्स है उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम हो जाएगा। इस पर भी जरा जवाब दे दीजिए उनको। बिल्कुल भी कम नहीं होगा। मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूं। मैंने डेटा के साथ जो आंकड़ा पेश किया है, तमिलनाडु का मैंने आपको बताया, मैं केरल का भी बता सकता हूं, मैं कर्नाटक का भी बता सकता हूं आपको, और उसके कंपेयर में मैं आपको हरियाणा का, राजस्थान का, बिहार का, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का भी बता सकता हूं। आप जनसंख्या के हिसाब से और लोकसभा सीटों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कहीं पे भी साउथ के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, मोदी जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, ये मोदी जी की गारंटी है। ये राहुल गांधी की कोई मजाकिया बातें नहीं चल रही हैं, जिसको देश गंभीरता से कभी सुनना ही पसंद नहीं करता। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और ये विपक्ष तो डिमिलिटेशन के नाम पे जनता को गुमराह कर रहा है, माताओं बहनों को गुमराह कर रहा है। इसका जवाब भी देश की माताएं बहनें कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को देने के लिए तैयार बैठी। ठीक है पूजा जी, देखिए महिलाओं को शक्ति के रूप में हम सब स्वीकार करते आए हैं, और जो बात प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कही गई कि आजकल की महिलाओं में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, खुद महिलाएं कॉन्शियस रहती हैं कि क्या हो रहा है, वो काफ़ी सक्रिय है। उन्हें भले ही वो इन सब में नहीं है, पॉलिटिकल उसमें नहीं है, लेकिन उनको मालूम है कि हाँ देश में कहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, देश में कौन सी पार्टी कितनी सीटों के साथ कहाँ पर जीत रही है, सब कुछ उन्हें मालूम होता है, अपडेट रहती हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल रहती है। मैं एक पॉइंट जरूर रेज करना चाहूंगी एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री। मेरा ध्यान से सुना जाए, और ये जो छोटी सी बच्ची हैं, एक 55 साल की औरत के साथ जो बात कर रही है ना, वो इनकी पार्टी की सभ्यता को दर्शाता है। मैं निर्भया की मम्मी की काउंसलर रही हूँ, तो जब ना कांग्रेस सरकार थी, अब मेरी खुली बात सुनना, और तब दिल्ली की 4 या 5 मीटिंग्स में आपके जो वो है ना ग्रेट, मैं उनका नाम बुरा इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरे मुंह से कुछ और निकलता है उनके लिए, वो आप नहीं पाप निकलता है बेचारा। केजरीवाल जी ने आके उस चीज को जो, और स्वाति मालीवाल जी तब वहां पे थी, विमेन कमीशन की हेड थी वो, उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ क्या किया, ये क्या है ना ये सारा। अच्छा, जो 2023 की बात हो रही है कि हो तब तो क्लियर हो गया था, अब 2026 में क्यों नहीं हुआ? सर ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हर जगह इलेक्शंस हार रहे हैं। अब इनकी डीलिमिटेशन की तो बात आई गई ना, ये डीलिमिट खुद ही हो चुके हैं। बात आप समझने की कोशिश कीजिए, हर जगह जहां पे इनको उम्मीद है वहां पे इलेक्शंस हार रहे हैं, एंड इलेक्शंस किस लिए हार रहे हैं ये पता है। और अगर किसी ने ये वोट चोरी की बात की है ना, मैं आज एफिडेविट देके दे सकती हूँ, आप मेरा अपना वोटिंग लिस्ट निकलवाइए। तब मैं सेक्टर 29 फरीदाबाद में रहती थी, और हमारे को शुरू से सिखाया गया था कि बेटा कुछ भी हो वोट जरूर देना है, और कभी बताना नहीं है किसको देना है। आप मानेंगे, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हम चारों ही गए। हमने पहले मम्मी पापा को, मतलब उन्होंने वोट दे दिया, और फिर हम उनको ड्रॉप करने के लिए आ गए। मेरे और मेरे हस्बैंड का नाम वोटिंग लिस्ट में था ही नहीं। हम बड़े परेशान, हमने कहा ये क्या हो रहा है। जब ये बातें आई है ना, तो अब ये सुन लीजिए, क्योंकि औरत बेवकूफ नहीं है। मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, कोई प्रिंटिंग एरर है लिस्ट में। हम वहां पे 3 घंटे खड़े रहे कि प्लीज चेक कीजिए, और वोटिंग मेरा सिर्फ राइट नहीं है, मेरी ड्यूटी भी है। मैं बार बार कह रही हूँ, हम सबकी ड्यूटी है। तो नहीं आया, नहीं था, उन्होंने कहा आपका नाम है ही जी नहीं। तो मैं और हस्बैंड मतलब मुंह लटकाते हुए आ गए वापस घर। कोई होगी प्रॉब्लम, तब तो कोई ऐसा था भी नहीं। ये मैं बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ, तब कांग्रेस रूल था जी। मैंने क्या गलती करी थी इनके हिसाब से, मैंने अपने दिल से बीजेपी को वोट दिया था। और आप मानेंगे, कुछ महीने या करीबन 1 साल बीतने के बाद, जैसे पड़ोसियों की गेट टुगेदर होती है, वहां पता चला कि अच्छा अब इलेक्शंस आएंगे तो फिर क्या करना है भाभी जी, कैसे क्या, कि भी देश का तो हाल बड़ा बुरा है। मैंने कहा हाँ, मैंने तो सीधे बोल दिया हाँ जी कांग्रेस रहेगी तो यही रहेगा, क्योंकि वो सॉरी कांग्रेस नहीं कांग्रेस है। एंड प्लीज दिस इज लाइव, बट आई एम सेइंग दैट, आइए मेरे से कम्बैट कीजिए जिसने करना है। अब मेरे को बहुत गुस्सा आ गया इनकी बातें सुन के, मैं बहुत कंट्रोल में थी। जब एक निर्भया, जब हमारे देश की बच्ची, वो बच्चा कोई भी लड़का हो या लड़की हो, वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल पेरेंट का बच्चा ही नहीं होता है, वो हम सोसाइटी का बच्चा है। हमारी ऑपोजिशन ने उस चीज की इतनी खिल्ली उड़ाई थी, मैं वहां थी,
अगर मैंने इनसे पूछ लीजिएगा ये कहा कितने साल की थी, इन्होंने कभी फेस किया जो वाटर कैनन्स किए गए थे? बातें करते हैं ये लोग इंडिया गेट पे। और मैं उनकी मम्मी की, आशा जी की काउंसलर रही हूँ, और आप दुख महसूस कर सकते हैं, बता सकते हैं उस चीज को भी पॉलिटिसाइज कर दिया गया। वहां पे जो जो कहा जाता था, मैं तो मीटिंग से उठ के आ गई थी। ये हमारे एक और अपोजिशन के महान हस्ती थे, जिस इंसान ने अपने गुरु को धोखा दे दिया वो देश को तो धोखा देगा ही देगा। गुरु तो हमारे लिए, हमारे देश में जैसे औरत, सर आपने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल सही कहा कि हमें नारी शक्ति के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। हम आंदोलन करने वालों में से नहीं है, हमें पता है। जब लोग कहते हैं ना एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, मैं कहती हूँ विमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, दे आर ऑलरेडी। आप अपने बेटों को सिखाइए ना, बेटों को समझाइए, राइट। अच्छा, जहां ये वोटिंग की बात आई, हमारे पड़ोस में पता चला जिसने, और ये आप प्लीज ओपनली चैलेंज कर रही हूँ, जिसने बीजेपी को वोट दिया था। और आपको मैं ये भी बता दूं मैडम, जो आप बातें कर रही थी ना, मैं अभी तक, आज तक मैं अभी किसी के साथ नहीं थी, पर अब तो मैं जरूर बीजेपी के साथ हूँ 100%। वैसे मैं हिंदू हूँ और होना भी मुझे बीजेपी के साथ चाहिए। मैं सोचती थी कि ऑपोजिशन, एक अच्छी ऑपोजिशन का काम क्या होता है, दूसरी गवर्निंग गवर्नमेंट को अच्छे से, मतलब क्रिटिकल जरूर हो जाओ, क्रिटिक अच्छे से बनके अच्छी गवर्नेंस करने के लिए देश को अच्छे से चलाना है। ये देश को तो चलाना चाहते ही नहीं है, ना चलवाना चाहते हैं। ये देश पे सिर्फ शीश महल खड़े करने चाहते हैं और दूसरों के पैसे लूट के। अगर मैंने इनको एग्जांपल्स दे दिए ना, जो दिल्ली के जो केसेस हैं पानी के और इन्हीं के टाइम के, तो आप हैरान रह जाएंगे। मैडम मैं ना काउंसलर हूँ, मेरे पास जो केसेस आते हैं ना वो आप सुन भी लेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे। दे आर मोस्टली पॉलिटिकली कनेक्टेड। लोग समझते ही नहीं इस चीज को। अगर कह दिया जाए तो फिर बुरा लग जाता है इन लोगों को। इनको तो इतनी जल्दी मिर्चियां लग जाती हैं। 23 की सिचुएशन अलग थी, तब इनको ये था गलतफहमी कि हम यहाँ का भी इलेक्शन जीत जाएंगे, बिहार का भी जीत जाएंगे, वहां भी जीत जाएंगे। लोगों ने अपना दिखा दिया कि नहीं। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे मुद्दे पर ठीक है, हाथ पांव फूल गए हैं। नाउ लेट मी स्पीक यंग लेडी, आपकी बात आ गई। नाउ लेट मी स्पीक। कुल मिलाकर दुबे जी देखिए, इस पूरे मुद्दे पर जो विपक्षी पार्टियां हैं उन पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि वो आखिर क्यों इसमें एक ऐसा रोल निभा रहे हैं जिससे उनकी छवि पर एक दाग लग रहा है कि वो एक महिला विरोधी है। और सबसे बड़ी बात कांग्रेस पार्टी को लेकर, जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी, हालांकि प्रयास पहले भी हुए हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा रोड़ा अटकाया है। और देखिए आज की डिबेट को लेकर मैं आपको बताऊं कि आज हमने कोशिश की कि जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है उनको भी बुलाया जाए, लेकिन कांग्रेस ने बैठने से इनकार कर दिया। I think it is understood. Let's read between the lines. अब मैं सिर्फ एक लाइन से खत्म करना चाहूंगी कि स्वाति मालीवाल जी के साथ क्या किया गया, वो तो वहां की थी। एंड मैं हमेशा सोचती थी, जब भी मैं काउंसलिंग के लिए जाती थी, मैं फरीदाबाद से दिल्ली जाती थी, वो भी मेट्रो पे। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की हूँ। मैं देखती थी इतनी इंटेलिजेंट, इतनी ब्रिलियंट लेडी, ये ऐसे इंसान के लिए कैसे कंसल्टेंट हो सकती है? टॉपिक पे कहिए, नहीं टॉपिक पे बोले मैडम। नहीं, वक्त कम है हमारे पास। अभी ये विमेन की बात हो रही है मैडम जी, विमेन की बात हो रही है। अबिता जी कंप्लीटेड नाउ, ओके? वर यू देयर? ये तो धमका रही है। अबिता जी प्लीज रिक्वेस्ट है, मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है, ठीक है पूजा जी, क्योंकि वक्त कम है। लेकिन दुबे जी, मेरा सवाल मेरा आपसे था, कांग्रेस पार्टी जो कि सबसे दुनिया, देखिए भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन वहां उनके प्रवक्ता मना कर देते हैं बैठने के लिए डिबेट पर। तो अब आप इस मुद्दे पे कांग्रेस का एक अपना स्टैंड हो सकता है, हर पार्टी का अपना स्टैंड हो सकता है। मैंने पहले भी कहा कि देखिए डेमोक्रेसी है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना स्टैंड ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी राजनीतिक दल जो है वो अपनी बात नहीं रखेगा। क्योंकि चुना हुआ प्रतिनिधि है, संसद में उसकी पार्टी का प्रतिनिधित्व है, तो वो अपनी बात रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है और इसी बात के लिए उसे चुना गया है। जहां तक बात कांग्रेस पार्टी की है तो उसका अपना स्टैंड है। वो लोगों, देखिए होता क्या है, डेमोक्रेसी जनता लोकतंत्र है, आपको लोगों के पास जाना होता है और लोगों से जब समर्थन मिलता है तभी आपकी पार्टी जीतती है। और लोग अगर आपका समर्थन नहीं करते तो आप नहीं जीत सकते। मेरा ये कहना है कि जो भी पार्टियां अपना स्टैंड ले रही है इस मुद्दे पे, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड लिया है, प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित भी किया है और उस पर अपनी बात रखी है। ये अलग बात है कि उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, मैं उस मुद्दे पे नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर अन्य पार्टियां भी अपनी बात रख रही हैं, चाहे प्रियंका गांधी की बात की जाए या किसी अखिलेश यादव की बात की जाए, टीएमसी की बात की जाए, हर पार्टी ने अपना स्टैंड रखा है। लोकतंत्र में जो लोग होते हैं, जो जनता है, वही जनार्दन है। तो जिस दिन आप
चुनाव के लिए जाएंगे, जब लोगों के दरवाजे पे जाएंगे, तो लोग जब आपसे सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब देना होगा। आपको अपना मैनिफेस्टो इसलिए लेके आते हैं कि आप अपनी बात कहते हैं, लोगों के बीच जाकर के आपको क्लैरिफिकेशन देने पड़ेंगे।